बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। उसमें हमने देखा कि कैसे वेरिएबल्स को पहले सेपरेट करके उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमने थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये इसने मिस्टेक की हुई है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इफ y इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? जब भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जाए और उसके अंदर उसके सॉल्यूशन के अंदर एक कांस्टेंट c आ रहा हो, तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अगर हम उस c को फाइंड करके ये अभी हमें ये पता नहीं है कि ये कांस्टेंट क्या चीज़ है। ठीक है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको जनरल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जब हम इस कांस्टेंट को फाइंड करके स्पेसिफिक हम इसको फिक्स कर देंगे, हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो उस सॉल्यूशन को हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू को। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने पहले -x को +x इधर करके इधर शिफ्ट करके हमने +x कर देना है। इसमें से x कॉमन लेना है राइट साइड से। x कॉमन लेके हमने 1 + y² को dy के नीचे डिवाइड करना है और dx को x की तरफ ले जाना है। दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करनी है। अब ये आपके पास tan इनवर्स y की इंटीग्रेशन होती है और ये आपके पास x² 2 आ जाएगा प्लस c। अब आपके पास देख सकते हैं कि ये tan इनवर्स इस तरफ आके tan बन जाएगा, y इक्वल टू tan x² 2 प्लस c। दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास सी है इसके अंदर। अब देखें, ये जनरल सॉल्यूशन है, इस जनरल सॉल्यूशन से मैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करूँगा? जस्ट आपने ये y और x की वैल्यू इसमें पुट करनी है इस जनरल सॉल्यूशन में, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करके इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसने कैसे फाइंड करके पुट की हुई है। अच्छा, ये इसने सॉल्व पूरा नहीं किया हुआ, ये आप लोगों ने आगे खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये जनरल सॉल्यूशन है। आपने इधर y की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, इधर y की वैल्यू 1 पुट करनी है, x की 0 पुट करनी है और ये tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, tan इन्वर्स 1 किस पे होता है? π/4 पे। तो c की वैल्यू π/4 आ जाएगी, वो c की वैल्यू π/4 उठा के इसमें पुट कर लेनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, इसी में x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आगे खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी जैसा है, आप इसको कर लें तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। उसका लास्ट जो स्टेप्स इसने नोट नहीं किए हुए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक x वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है। तो हम dt को उस तरफ ले जाएंगे, x को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और इसमें dx/dt जब इधर था तो dt उधर ले गए, x नीचे ले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर लिया, ये log ऑफ x हो गया और 2 और 1 की इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होगी प्लस log ऑफ c आ जाएगा। अब फिर आपके पास इधर जो है वो 2t के साथ 1 पड़ा हुआ है, तो 1 की जगह हम log ऑफ e लिख सकते हैं। ठीक है, और जब log ऑफ e लिखेंगे तो log की प्रॉपर्टी होती है 2t को पावर में ले जाएगा, e की पावर में 2t आ जाएगा। log दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों तरफ एंटी log लेंगे, x इज इक्वल टू c e की पावर 2t। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपने वही t और x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 4 है, t की 0 है, तो ये आप लोग x की वैल्यू इधर 4 पुट करेंगे। ठीक है, ये पुट व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4 पुटिंग इन 1, इस 1 के अंदर पुट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था उसको 1 का नाम देना है, उसमें वो वैल्यूज पुट करनी है। तो ये t इसकी x की जगह 4, t की जगह 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1 होता है और c का आंसर 4 आ चुका है। अब आप लोग इसमें 4 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर पुटिंग इन 1, तो ये 4 पुट करें, x इज इक्वल टू 4 e की पावर 2t। अब देख लें इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कोई c कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट मौजूद नहीं है, वो c जो था उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू फाइंड करके पुट कर दी है। इसको कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन और इस इक्वेशन नंबर 1 को नाम देते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक हो गया? तो इसमें 21 आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 के अंदर इसी तरह से आपने काम करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके अंदर s और t, इसके अंदर बस यही डिफरेंस है कि s और t इन्वॉल्व हो गए हैं। 2st उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा और s वाले सेपरेट हो जाएंगे, t वाले सेपरेट इंटीग्रेटिंग करेंगे। दोनों साइड पे इंटीग्रेटिंग करने के बाद आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, फिर उसके अंदर वो वैल्यूज पुट करनी है t और s की, और उसके बाद c की वैल्यू 4e आ जाएगी। 4e को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, 1 में पुट करें s इज इक्वल टू 4 और ई बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर। तो हमने बताना है कि एक कल्चर के अंदर हमारे पास स्टार्ट में 200 बैक्टीरियाज हैं, वो डबल होते जा रहे हैं हर 2 घंटों के बाद। तो हमने बैक्टीरियाज फाइंड करने हैं 4 घंटों के बाद। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली 200 थे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद हमारे पास वो डबल हो गए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 400 हो गए। फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स, तो फिर 2 घंटों के बाद फिर वो डबल हो जाएँगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 800 हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन 800 होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जस्ट आप हर 2 घंटों के बाद डबल करते जाइएगा। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन इसका। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड 1 इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ये करेंगे हम लोग। व्हेन अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड इट्स एक्सेलरेशन इज़ -g। जब भी फिज़िक्स के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी एक बॉडी थ्रो की जाए अपवर्ड, तो उसकी ग्रेविटी अगेंस्ट होती है, ठीक है, माइनस जी आप लोगों ने लगाना है, और जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और आप लोगों को पता है जी एक एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन असल में वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कि माइनस जी को डी वी बाई डी टी के इक्वल लिखेंगे। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस जी की जगह 980 लिखेंगे, और dt को आपने इधर शिफ्ट करना है 980 इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेना है, माइनस 980 बाहर आ जाएगा, और डी वी की इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगी, d और इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो v आ जाएगा, और इधर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t होगी, 980 ऐसे ही रहेगा, और प्लस C1 कांस्टेंट आ जाएगा। ये आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन v इज इक्वल टू 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें आपके पास ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, ये कंडीशंस पुट करके हम लोग c भी इसमें C1 फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। t ये इनिशियली जब हम स्टार्ट में देखेंगे तो टाइम 0 होगा, तो t 0 पुट करना है, वेलोसिटी 2450 होगी, v की जगह 2450 पुट करना है इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये आप लोग पुट करें, ये 0 हो जाएगा, 2450 C1 का आंसर आ जाएगा, C1 आप लोगों ने इधर ऐड कर लेना है। तो ये 1 के अंदर पुट करने से वेलोसिटी इतनी आ चुकी है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी इतनी आ चुकी है, अब हमारे पास पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 ये था कि वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t। तो हमने वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी फाइंड कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनी टाइम टी, अब हम डिस्टेंस फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट भी हमने फाइंड करनी होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। एक्स असल में डिस्प्लेसमेंट होता है, वेयर एक्स इज हाइट ऑफ बॉल, ठीक है। इस केस में तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाइट होगा बॉल की, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल लिखेंगे। अब हमारे पास एक्चुअली v इक्वल टू माइनस 980 टी प्लस 2450 ये था, ठीक है। तो v की जगह हमने डी एक्स बाई डी टी लिख दिया है। डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस 980 बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्र बाई 2 होगी, और 2450 बाहर आ जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन टी होगी टी के रिस्पेक्ट में, प्लस C2 आ जाएगा। तो अभी आपके पास C2 आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर आप लोगों ने इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे पास जब t 0 होगा तो वेलोसिटी भी तो 0 होगी ना, डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 होगा। टाइम जब t 0 होगा उस टाइम इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो x 0 पुट करना है, t और x दोनों पुट करनी है, तो C2 का आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो C2 इसमें पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2 में 0, और आपके पास ये x इज इक्वल टू 450 t माइनस 490 t स्क्वायर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनी टाइम t, तो ये डिस्टेंस होता है ये x, ठीक है। हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो ये v इज इक्वल टू माइनस 980 t प्लस 2450, यहीं ले इसी चीज़ को लेके चलेंगे v वाली चीज़ को। तो इसमें हमारे पास व्हेन बॉडी इज एट मैक्सिमम हाइट देन v इज इक्वल टू 0। जब वो मैक्सिमम हाइट तक कोई भी बॉडी पहुंच चुकी होती है, तो वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाती है, वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये v को 0 रख लेना है, v 0 रख लें, माइनस 980 t प्लस 2450, तो ये माइनस 980 टी दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, लिखा हुआ है इसने इसी तरफ है, लेकिन या आप लोग ऐसा कर लें 2450 को इधर शिफ्ट करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप 980 डिवाइड कर सकते हैं, टी का आंसर ये आ गया। इनको डिवाइड करें तो 2.5 सेकंड, ये इतना टाइम आ गया 2.5 सेकंड, और x इज इक्वल टू 2450। अब ये जो t आपके पास टाइम आया है, इस टाइम को उठा के आपने इस x में पुट कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में, ठीक है। तो t की जगह इधर आप पुट करें, इधर भी
और इधर भी पुट करें तो ये देख लें 2.5 पुट किया, 2.5 का स्क्वायर, इस चीज़ को कैलकुलेट किया तो 3062.5, तो ये x आपके पास ये आ गया। हेंस बॉल अटेन मैक्सिमम हाइट ऑफ 3062.5 सेंटीमीटर, तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये होगी 3062.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको समझ के किया जाए तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इस इंटीग्रेशन के अंदर मेन जो चीज़ है वो यही है कि हम डिफरेंट कुछ फंक्शंस के हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। अगर आप लोग अच्छे से चैप्टर नंबर 3 कर लें तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 भी रिवाइज हो जाता है। तो ये 2 चैप्टर्स आप लोग कर लें तो समझ लें आपके 45 टू 50 नंबर्स आप लोगों के पेपर के कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।